गाड़ी एक आलीशान घर के आगे रुकी। वैसे तो रिद्धि भी अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन कपूर्स का तो रुतबा ही अलग था। रॉयल फैमिली थी उनकी, सब कुछ आलीशान था। तभी एक गार्ड वहां पर भाग कर आया और उसने गाड़ी के दरवाजे खोल दिए। कबीर रौबदार आवाज में बोला, रिद्धिमा गाड़ी से उतरो या यही बैठे रहने का इरादा है तुम्हारा? रिद्धिमा उसकी आवाज सुनकर घबरा गई और अचानक हड़बड़ा कर गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगी। इस कोशिश में उसकी सैंडल उसके लहंगे में फंसी और वो गिरने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, कबीर ने उसे अपनी बाहों का सहारा देकर संभाल लिया। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। रिद्धिमा ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अभी भी उसकी आंखें बंद ही थी। जब उसे ये महसूस हुआ कि वह जमीन पर नहीं गिरी है, तो उसने अपनी आंखें खोली और उसने खुद को कबीर की बाहों में पाया। तो वो झटके से खड़ी हो गई और कबीर से बोली, थैंक यू। कबीर एक बार को तो उसके चेहरे की मासूमियत में खो गया, पर फिर खुद को संभाल कर अपनी कड़क आवाज में बोला, तुम ध्यान नहीं रख सकती हो अपना? अभी गिर जाती तो बेकार में मजाक का पात्र बनती। अब चलो अंदर। रिद्धिमा अपने मन में बोली, जरा सी मदद क्या कर दी, अपने आप को भगवान समझ रहा है। दरवाजे पर कबीर की दादी माँ कुछ औरतों के साथ अपने हाथों में आरती की थाल लिए खड़ी थी। पहले उन्होंने उन दोनों को तिलक किया और फिर आरती उतारी। दादी माँ बोली, रिद्धिमा बेटा, अब यह चावलों से भरा कलश अपने सीधे पैर से गिरा दो और फिर इस आलते के थाल में अपने पैर डालकर अपने पैरों की छाप इस सफेद कपड़े पर छोड़ते हुए अंदर आ जाओ। रिद्धिमा कबीर से नाराज जरूर थी, लेकिन बड़ों की इज्जत ना करना उसके संस्कारों में नहीं था। इसलिए जैसा जैसा दादी माँ उससे करने के लिए कहती गई, वो उनकी बात मानकर वैसा वैसा करती गई। थोड़ा आगे आकर उसने देखा कि सामने जमीन पर कई सारे थाल एक लाइन से रखे हुए थे। यह देखकर वह मन ही मन बोली, अब यह क्या नया ड्रामा है? अब इन सब का क्या करना है? तभी दादी माँ ने कबीर से कहा, कबीर, तुम्हें ये थाल एक एक करके तलवार से छू कर इधर उधर करने हैं, और रिद्धिमा बेटा, आपको यह सारी थाल एक एक करके उठाने हैं, लेकिन बिल्कुल बिना आवाज के। अगर इनमें आवाज हुई तो इसका मतलब तुम दोनों के बीच में उतनी ही लड़ाइयाँ होंगी। रिद्धिमा अपने मन में बोली, इसका मतलब इन थालों को उठाते हुए तो बहुत सारी आवाज होने वाली है, क्योंकि हम दोनों के बीच में तो प्यार का मतलब ही नहीं। हम दोनों के बीच में तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होनी है। तो फिर इस रस्म को करने का क्या मतलब है? ऐसा करती हूँ, पहला थाल उठाते ही गिरा देती हूँ। फिर कुछ और सोच कर बोली, नहीं नहीं, ऐसा करूँगी तो फिर सब कहेंगे ध्यान से। ऐसा करती हूँ कि सारे थाल उठा लेती हूँ, फिर एक साथ सबको गिरा दूंगी। अपने मन में खुश होकर फिर तेज आवाज में बोली, हाँ यह बिल्कुल ठीक रहेगा। तभी दादी माँ ने कहा, क्या हुआ रिद्धिमा बेटा, क्या ठीक रहेगा? रिद्धिमा झेम कर बोली, नहीं नहीं, कुछ नहीं दादी माँ। कुणाल उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, अरे दादी माँ, मुझे लगता है कि भाभी इस रस्म को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई है। क्यों भाभी? रिद्धिमा अपनी गर्दन हिलाकर बोली, हाँ। फिर कबीर आगे आकर एक एक थाल को अपनी तलवार से छुआकर उन्हें इधर उधर करता रहता है, और रिद्धिमा बड़े आराम से धीरे धीरे सारी थाल बिना आवाज के उठा लेती है। लेकिन लास्ट में जैसे ही वह जानबूझकर सारी थाल गिराने लगती है, तो कबीर झट से वो सारी थाल पकड़कर उन्हें गिरने से बचा लेता है, जिससे शोर तो होता है मगर बहुत थोड़ा सा। तब दादी माँ बोली, तुम दोनों के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो जरूर होंगी, लेकिन कबीर कभी भी उन्हें बड़ी लड़ाइयों में नहीं बदलने देगा। वो हमेशा अपनी सूझबूझ से तुम दोनों के बीच में होने वाले झगड़ों को प्यार से खत्म कर देगा, जिससे तुम दोनों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा।
क्योंकि किसी भी रिश्ते में जैसे प्यार का होना जरूरी है, वैसे ही थोड़ी बहुत नोक झोंक भी जरूरी होती है। दादी की ये बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देखकर कुणाल कबीर के कंधे को हल्का सा दबाते हुए बोला, अरे भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? पूरी रात है आप दोनों के पास, एक दूसरे को निहारने के लिए। बस कुछ रस्में हैं, इन्हें जल्दी से खत्म कीजिए और जाइए अपनी दुल्हन को लेकर अपने कमरे में। फिर धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, लेकिन सारी रात यूं ही भाभी को देखने में ही मत निकाल देना। ये कहकर उसने अपनी एक आंख दबा दी। ये बात सुनकर वो दोनों झेम कर दूसरी तरफ देखने लगे। फिर उसके बाद दादी माँ ने उन दोनों से अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाई, जिसमें एक बार कबीर और 2 बार रिद्धिमा जीत गई। रिद्धिमा जीतने के बाद इतनी खुश हुई जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और उसे इस तरह देखकर बाकी सब हंसने लगे। तभी कबीर बोला, दादी माँ, अब मैं बहुत थक गया हूँ। अगर आपकी ये रस्में पूरी हो गई हो तो क्या मैं अपने कमरे में जाऊँ? दादी माँ बोली, बस थोड़ी देर और रुक जा कबीर। फिर दादी माँ उन दोनों को लेकर भगवान के मंदिर में आती है और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। वह दोनों पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, फिर दादी माँ के और दादाजी के पैर छूकर उन दोनों का भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर दादी माँ उन दोनों कबीर के माता पिता की फोटो के पास ले जाकर उनका भी आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। कबीर के माता पिता नहीं थे। कबीर जब 15 साल का था तब उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से उन तीनों भाई बहनों की देखभाल करने वाले सिर्फ उसके दादाजी और दादी माँ थे। वो उन दोनों से बहुत प्यार करता था, उनकी किसी भी बात को नहीं टालता था, और उसने ये शादी भी सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी माँ के कहने पर और उनकी खुशी के लिए ही की थी। कबीर की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम कशिश था। कशिश ने कहा, भाई, अब आपको भाभी को अपनी गोद में उठाकर कमरे तक ले जाना है। कबीर ने कहा, कशिश, तुम्हारी भाभी खुद चल सकती है। रिद्धिमा अपने मन में बोली, भगवान ने पैर दिए हैं मुझे और तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। तभी कुणाल बोला, भाई, यह भी एक रस्म है जो आपको करनी है, इसलिए जल्दी से भाभी को अपनी गोद में उठाइए और कमरे में ले जाइए, नहीं तो यही खड़े रहेंगे। अब यह कौन सी नई रस्म आ गई? दादाजी बोले, कबीर बेटा, यह भी एक रस्म ही है जो आज तक हमारे घर में निभाई जा रही है और आज आपको निभानी है। और हाँ, यह आज की आखिरी रस्म है, इसलिए प्लीज आप बहू को उठाइए और अपने कमरे में जाइए, वरना यह दोनों आपको यूं ही परेशान करते रहेंगे। रिद्धिमा अपने मन में बोली, नो नो, डोंट टच मी। कबीर अपना मन मारकर बोला, ओके फाइन। इतना कहकर कबीर ने एक झटके से रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठा लिया और रिद्धिमा ने भी बैलेंस बनाने के लिए अपनी दोनों बाहें कबीर के गले में डाल दी। कशिश और कुणाल दोनों एक साथ तेज आवाज में बोले, गुड नाइट भैया, गुड नाइट भाभी। रिद्धिमा और कबीर ने भी उन सबको गुड नाइट विश किया और फिर कबीर उसको लेकर सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में जाकर उसने उसे नीचे उतारा और फिर दरवाजा बंद कर लिया। रिद्धिमा अब अपने पैरों पर खड़ी थी, यह सोचकर ही उसे चैन की सांस आई। लेकिन जैसे ही रिद्धिमा ने कमरे में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई, उसके होश एक बार फिर उड़ गए। कमरा पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था, चारों तरफ गुलाब और मोगरे की खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ कैंडल्स ही कैंडल्स जल रही थी और कमरे में रोमांटिक लाइट म्यूजिक बज रहा था। ये सब देखकर तो उसका दिमाग ही चकरा गया। वह तो भूल ही गई थी कि आज उसकी वेडिंग नाइट है। रिद्धिमा ने एक बार फिर कमरे में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और फिर पलटकर कबीर को देखा, जो कि उसे ही देख रहा था।
रिद्धिमा का दिमाग तो वैसे ही घुमा हुआ था, ऊपर से कबीर को खुद को इस तरह से देखते देखकर तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह उसके पास आई और उसकी शेरवानी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे अपने करीब करके बोली, सोचना भी मत। तो कबीर बोला, क्या क्या सोचना मत? रिद्धिमा बोली, अगर तुम सोच रहे हो कि मुझसे शादी करके तुम मेरे करीब आ सकते हो या आज तुम मुझे छू भी पाओगे, तो ये सिर्फ तुम्हारी एक गलत फहमी है। तुम मुझे मेरी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगा सकते। रिद्धिमा की बात सुनकर कबीर उसके हाथ अपनी शेरवानी से हटाता है और रिद्धिमा की तरफ बढ़ने लगा। उसे इस तरह से अपने करीब आता देख रिद्धिमा पीछे की तरफ हटने लगी। रिद्धिमा पीछे होते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम मेरे पास आए तो। इतना कहते कहते रिद्धिमा जाकर दीवार से लग गई तो कबीर ने उसके दोनों ओर अपने हाथ रख लिए और बोला, तो क्या करोगी? बोलो, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? उसे बोलते देखकर वो उसकी गहरी आंखों में खो गई और सोचने लगी, कितनी प्यारी आंखें हैं इसकी। फिर झटके से होश में आई, यह मैं क्या कर रही हूँ? फिर से उसकी शेरवानी पकड़कर रिद्धिमा बोली, तुम ये सब करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? सब समझ आ रहा है मुझे, लेकिन तुम जितना जल्दी हो सके अपनी सोच से बाहर आ जाओ। कबीर गुस्से से बोला, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्योंकि सारे आदमी एक जैसे होते हैं। आज हमारी सुहागरात है, तो जाहिर है कि तुम यही सोच रहे होंगे। कबीर हंसकर बोला, सुहागरात? मुझे तुम्हें छूने का कोई शौक नहीं है, और फिलहाल तो अपने ख्याली पुलाव की दुनिया से बाहर आओ और देखो कि कौन किसे छू रहा है। ये सुनते ही रिद्धिमा ने उसकी शेरवानी झटके से छोड़ दी और उसे हल्का सा धक्का देते हुए बोली, मुझे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? यह सुनकर कबीर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने कबर्ड में से कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चला गया। तो रिद्धिमा वहीं चुपचाप बेड के एक कोने पर बैठ गई। इन कपड़ों और गहनों में उसे एक घुटन सी हो रही थी। वह जल्द से जल्द इस सब को उतार कर खुद से दूर कर देना चाहती थी। इसके लिए उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखा तो उसका तो सामान वहां था ही नहीं। रिद्धिमा बोली, अब मैं क्या करूं? अब तक मेरा लगेज यहाँ नहीं आया है, कैसे चेंज करूं मैं? कितना हैवी लग रहा है ये सब। फिर कुछ सोचकर वह आईने के सामने जाकर टेबल पर बैठ गई और अपने सर से चुनरी उतार दी। फिर उसने अपने हेयर स्टाइल को भी खोल दिया, जिससे उसके लंबे बाल खुल गए। इस सब से भी उसे बहुत राहत मिली। तभी उसे बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वह उस तरफ देखने लगी। उसने देखा कि कबीर अपने नाइट सूट में चला आ रहा है।